आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल 5.4। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड of the equatorial and axial fields due to a bar magnet of length 5 cm at a distance 50 cm from the midpoint. The magnetic moment of the bar magnet is 0.4 ampere meter square, the same as it was in example 5.2. चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दे दिए वो सारी वैल्यूज हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए एक तो आपको दे दिया है यहाँ पे कि जो बार मैग्नेट है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि 2L वो है 5 सेंटीमीटर, राइट। और मैग्नेट के सेंटर से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाले पॉइंट पे आपको फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यानी कि जो डिस्टेंस R है वो है 50 सेंटीमीटर, राइट। 50 सेंटीमीटर यानी कि हम कह सकते हैं 0.5 मीटर। अब यहां पे एक बात आप देखिए, दैट R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो ऐसे में हमने जो लास्ट टॉपिक में इक्वेशंस लिए उसे हम यूज कर पाएंगे, तो इसमें आपको L की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, R की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट है 0.4, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M हो गया और वो है 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें दो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एक तो एक्सिस पे और दूसरा आपको फाइंड करना है उसकी इक्वेटर पे। तो चलिए ये हम फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, इसका इक्वेशन ऑलरेडी हमने एनालॉजी में पढ़ा है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है उसे। बी ए इजकल टू आपको पता है μ0 अपॉन 4 पाई एंड 2m अपॉन r क्यूब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l है, तभी हम ये इक्वेशन लिख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। ये μ0 अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2m यानी कि 2 इंटू 0.4 डिवाइड बाय r क्यूब, दैट इज 0.5 क्यूब। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के ऊपर। मैंने लिखा है यहाँ पे इट इज BA, राइट। ये हमारा एक आंसर है, इसे मैं ब्रैकेट कर लेता हूं। अब हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, इक्वेटर पे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर that will be BE and the equation is already proven in last topic, that will be μ0 upon 4 pi m upon r cube, ठीक है। तो यहां भी μ0 upon 4 pi 10⁻⁷ हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई आपको m की वैल्यू 0.4 दे दी है और r की वैल्यू है 0.5 क्यूब। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको हाफ मिलेगा, 3.2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर, ऑलराइट। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। देखिए मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन आती है। डायरेक्शन की अगर बात हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लेनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है तो हमने इसमें नेगेटिव साइन नहीं ली है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 5.5। फिगर 5.5 दैट मीन्स ये फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल P प्लेस्ड एट पॉइंट O। देखिए ये है पॉइंट O और यहां पे ये एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल प्लेस की गई है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजिशंस and orientations of the magnetic moment of
अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल Q। यानी कि यहां पे आपको ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 ये जो एरोस दिखा है वो दूसरी मैग्नेटाइज्ड नीडल Q की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एरोस हैं। ठीक है, तो अब A, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। B, in which configuration is the system first stable and second unstable equilibrium? C, which configuration corresponds to the lowest potential energy among all the configurations shown? देखिए, पहले तो ये जो मैग्नेटिक नीडल P दी हुई है इसे जरा हम समझ लेते हैं। कुछ इस तरह से है, जिस तरह से इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिखाई हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, तो अब इस मैग्नेट की यानी कि इस मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस जो है वो ऐसे हो जाएगी, ये हो गई इसकी एक्सिस और ये हो गया इसका इक्वेटर, राइट। तो अब हम इस मैग्नेट से यानी कि इस मैग्नेटिक नीडल से यहां पे यहां पे यहां पे इन सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो ड्रॉ करते हैं। देखिए, इसके लिए दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ में से निकलती है और साउथ में जाती है, राइट। इस तरह से ये नॉर्थ में से निकलती है और ऐसे साउथ में जाती है, दोनों साइड से। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ड्रॉ कर रहा हूं। अब इससे आपको एक बात क्लियरली दिख जाती है कि यहां पे एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक नीडल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे ऊपर की ओर होगा, राइट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पे एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक नीडल की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहां पे अंदर दिखाई हुई है उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में होगा, राइट। आई रिपीट, एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगा। इसी तरह से यहां भी ये भी एक्सिस ही है, तो यहां भी आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी कि इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। अब बात करें हम इस इक्वेटर के ऊपर, तो देखो इक्वेटर के ऊपर आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नीचे की ओर होगी, यहां भी ऐसे नीचे की ओर होगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरे इक्वेटर पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आई रिपीट, इक्वेटर के ऊपर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो एक तो ये फिगर से हमें बात समझ में आती है, और दूसरा रास्ता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है किसी भी मैग्नेट के लिए जो उसका इक्वेशन है उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, इस मैग्नेटिक नीडल के लिए उसकी एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका इक्वेशन इस तरह से आ सकता है, बी ए इजकल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई and here it will be 2mp upon r cube, राइट। और अगर हम इक्वेटर पे बात करें तो बी ई इजकल टू माइनस म्यू 0 अपॉन 4 पाई and here it will be only mp, this mp will be in a vector form, ये दोनों mp वेक्टर फॉर्म में आएंगे, अपॉन r क्यूब। देखिए, यहां पे mp यानी कि इस मैग्नेटिक नीडल की डाइपोल मोमेंट, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे इस इक्वेशन में कहीं भी माइनस साइन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस मैग्नेट का एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और mp की डायरेक्शन सेम होगी। वही बात जो हमने अभी यहां पे फिगर में की थी वही बात आ रही है। अब देखिए कि इस एक्सिस के ऊपर, पूरी एक्सिस के ऊपर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही आएगी, जबकि यहां पे देखिए इक्वेटर के ऊपर जो इक्वेशन है उसमें माइनस साइन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर के ऊपर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। तो वही बात हमने फिगर में भी की कि भाई यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे नीचे की ओर होगा, जबकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे ऊपर की ओर है। ऑलराइट, अब इतनी बात को याद रख के हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं
वापस जरा इस फिगर को यहां पे ले लेता हूं और अब मैं यहां पे हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को शो कर देता हूं। जरा वेट कीजिएगा। देखिए Q4 के पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की ओर आएगा, जिसको हम कहते हैं बी ए वेक्टर। Q5 और Q1 के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे नीचे की ओर आएगा, जिसको हम कहते हैं बी ई वेक्टर। Q6 के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे ऊपर की ओर आएगा, जिसको हम कहते हैं बी ए वेक्टर, एक्सिस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। और Q2 और Q3 के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे नीचे की ओर आएगा, जिसे हम कहते हैं बी ई वेक्टर। राइट? तो अब हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कहां पे सिस्टम का इक्विलिब्रियम होगा और कहां पे नहीं। इसके लिए फिर से याद करा दूं मैं आपको कि ये जो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 जो ड्रॉ किए हैं वो सारी डाइपोल मोमेंट्स हैं। जो दूसरी मैग्नेटिक नीडल है Q, उसकी डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन है, जिसको हम कह सकते हैं लेट अस से कि भाई MQ। राइट? अब यहां पे फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो Q1 की डाइपोल मोमेंट है, जिसे हम कह देंगे MQ1, वो मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से ये जो MQ2 है वो B के परपेंडिकुलर है। फिर ये देखिए ये MQ3 है। राइट? इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड B के पैरेलल है। फिर ये देखिए MQ4, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड BA के एंटी पैरेलल है। फिर ये देखिए Q5 यानी कि MQ5 की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड B के एंटी पैरेलल है। और इसी तरह से यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट MQ6 की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड BA के पैरेलल है। राइट? तो ये सारे रिजल्ट्स मैं यहां पे लिख लेता हूं। देखिए MQ1 is perpendicular to B, MQ2 is perpendicular to B, MQ3 is parallel to B, MQ4 is parallel to minus BA. That means MQ4 is anti-parallel to BA. MQ5 is parallel to minus BA. That means MQ5 is anti-parallel to BE. MQ6 is parallel to BA. अब इसमें से क्लियर हो जाता है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट MQ और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहां भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और दूसरा हम जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है तो ऐसे में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर एंटी पैरेलल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो देखिए यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जबकि इन दोनों में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट MQ और मैग्नेटिक फील्ड B ये दोनों एंटी पैरेलल है तो यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ऑलराइट? अब आखिरी सवाल यानी कि जो C है उसमें आपको पूछा है कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन कौन सी है। अब इसके लिए सबसे पहले तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिख लेता हूं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी डाइपोल मोमेंट की पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है वो इस तरह से -m.b। राइट? ये वेक्टर फॉर्म है। अब यहां पे m यानी कि MQ लिखना पड़ेगा, Q की डाइपोल मोमेंट, और B यानी कि BP लिखना पड़ेगा, P की मैग्नेटिक फील्ड, P का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। राइट? फिर ये हो सकता है BA हो या फिर हो सकता है BE हो, वो बात हम बाद में करते हैं। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -MQ BP एंड cos थीटा। तो अब इस इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि अगर ये cos थीटा टर्म 1 हो जाए तो ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। राइट? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, लोएस्ट है, और वही हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब कि हमें cos थीटा
1 चाहिए, तो इसके लिए थीटा 0 होना चाहिए, यानी कि MQ और BP दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब देखिए इन दोनों कंडीशन में, ये जो दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि MQ और BP ये दोनों पैरेलल है। तो इन दोनों ही कंडीशन में वैसे तो हमें दिख रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन लोएस्ट कौन सी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर मैं इस सिचुएशन को लेता हूं तो यहां पे मैं BE लिखूंगा, ये जो BP है उसकी जगह पे BE आ जाएगा। और अगर मैं ये सिचुएशन लेता हूं तो यहां पे BA है, तो इस BP की जगह पे मैं BA लिखूंगा, राइट। अब आप जानते हो कि BE यानी कि इक्वेटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कंपैरिजन में BA यानी कि एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डबल होगा, राइट। BA पे एक्सिस पे सेम डिस्टेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इक्वेटर से डबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहां पे BP की जगह पे BA लेता हूं तो ये और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, राइट। जैसे कि अगर मैं यहां पे BE लेता हूं, BP की जगह पे अगर मैं BE लेता हूं तो मुझे लेट अस से के U इजकल टू -10 जूल मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे BA ले लूं, BP की जगह पे BA ले लूं तो ऐसे में मुझे U इजकल टू -20 जूल मिलेगा। तो -20 जूल वो लोएस्ट एनर्जी हो गई ना, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। आगे बात समझ में? तो ये हमें लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली सिचुएशन मिल गई। देखिए एक बात कह दूं मैं यहां पे कि इन दोनों सिचुएशन में MQ और BP दोनों एंटी पैरेलल है ना। तो ऐसे में यहां पे cos थीटा में cos 180 आएगा। अगर cos 180 लेते हो आप तो cos 180 की वजह से, cos 180 यानी कि -1, तो उसकी वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो उससे तो आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है वो मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मिलेगी, क्योंकि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा है वो BA है और आप जानते हो कि BA की वैल्यू BE से डबल होती है, राइट। तो हमने जैसे बात की कि यहां पे इन दोनों कंडीशन में cos 180 आएगा, cos 180 आएगा तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और उसमें भी ये BA जो है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, BE से डबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें इस सिचुएशन में आपको मैक्सिमम और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, यानी कि ये जो सिचुएशन है वो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली सिचुएशन है, राइट। अब ये सारी बातें हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए पहले तो हमने कहा कि ये दो सिचुएशन जो है यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, तो मैं लिखूंगा यहां पे इस तरह से that PQ1 and PQ2 are not in equilibrium। देखिए यहां पे आपको सिस्टम का इक्विलिब्रियम ऐसा वर्ड यूज किया है, इसलिए मुझे PQ1 और PQ2 लिखना पड़ा। इसका मतलब कि मैग्नेटिक नीडल P और मैग्नेटिक नीडल Q1 वाली जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसी तरह से मैग्नेटिक नीडल P और मैग्नेटिक नीडल Q2 वाली जो कंडीशन है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। दूसरी बात हमने देखी कि यहां पे और यहां पे इन दोनों में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इन दोनों में एंटी पैरेलल है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं इस तरह से दैट PQ3 एंड PQ6, दैट मीन्स ये Q3 और ये Q6 आर इनस्टेबल एंड PQ5 एंड PQ4, दैट मीन्स ये Q4 और ये Q5 आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अब आखिर में बात कर लेते हैं थर्ड आंसर, यानी वैसे इसमें C है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है लेकिन क्वेश्चन में आपको ABC कहा है। तो C में हमें ये कहना है कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली सिचुएशन कौन सी है। तो ये हमने बात कर ली ऑलरेडी कि ये जो सिचुएशन है वो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली सिचुएशन है, जो कि यहाँ पे फिगर में यहाँ पे दिखाई हुई है, राइट, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और ये डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में। और वैसे पूछा नहीं है लेकिन हमने ये डिस्कस किया कि ये जो सिचुएशन है वो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली सिचुएशन है, जो कि फिगर में यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ये Q4 अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, PQ6 is having lowest potential energy and PQ4 is having highest potential energy. ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 5.6. Many of the diagrams given in figure show magnetic field lines. Thick lines in the figure are magnetic field lines, which is wrong. Again, magnetic field lines wrongly. Point out what is wrong with them. Some of them may describe electrostatic field lines correctly. Point out which one are those. देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी फिगर्स दी गई हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई है. फिगर्स नीचे भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. इसमें जो थिक लाइंस दिखाई है वो रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्क्राइब कर रही है. तो इसमें क्या रॉन्ग है वो आपको कहना है. और दूसरा कि कुछ फील्ड लाइंस ऐसी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के लिए करेक्ट है, तो वो कौन सी है वो आपको बताना है. अब देखिए सबसे पहले इस फिगर की बात करते हैं. तो यहाँ पे ये कोई एक कंडक्टर दिखाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से कंडक्टर है और इसमें से ये फील्ड लाइंस दिखाई है. अब देखिए कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कभी नहीं निकल सकती. इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रेडियली आउटसाइड, सिर्फ रेडियली आउटसाइड कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है. तो कहीं से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो कहीं पे अंदर एंटर भी हो रही होनी चाहिए. उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं. ऑलराइट, तो ये तो सिर्फ रेडियली आउटसाइड जा रही है, तो ऐसा तो कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हो नहीं सकता. तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक रॉन्ग फिगर है, ए रॉन्ग फिगर दिखा रहा है. ठीक है, अच्छा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये एक चार्ज कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हो सकती है. अगर ये कोई चार्ज कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में किसी भी पॉइंट से ऐसे रेडियली आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा सकती है. राइट, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए सही फिगर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए तो वैसे भी नहीं है. अच्छा, अब ये दूसरी फिगर देखते हैं. यहाँ पे ई फिगर देखिए, यहाँ पे ये फील्ड लाइन एक पॉइंट से निकल रही है और दूसरे पॉइंट में वापस अंदर जा रही है. राइट, यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि इस तरह से हो रहा है. ये फील्ड लाइन भी ऐसे दूर जा रही है, लेकिन दूर जाके वापस ऐसे क्लोज लूप तो बना ही रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दरअसल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है. राइट, यहाँ पे अगर ये बार मैग्नेट है तो ये इसका नॉर्थ पोल बनेगा और ये इसका साउथ पोल बनेगा. आगे की फिगर देखें उससे पहले जरा इसके आंसर्स इस तरह से मेंशन कर लेते हैं हम. फॉर ए फिगर द आंसर इज रॉन्ग. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर एमिनेट फ्रॉम ए पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट से कभी नहीं निकल सकती. एज shown in that figure, over any closed surface the net flux of magnetic field B must always be zero. आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में किसी भी सरफेस को आप ले लो तो नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं. दैट इज पिक्चोरियली as many field lines should seem to enter the surface as the number of field lines leaving it. यानी कि जितनी फील्ड लाइंस सरफेस में अंदर एंटर होती है उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए. द फील्ड लाइंस शोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर. जैसे कि हमने बात की कि ये फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन अगर हम लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर कंसीडर करें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये रिप्रेजेंट करती है. द करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are circling the straight conductor as described in chapter 4. अगर कोई कंडक्टर हो और उसमें से अगर करंट पास हो रहा है, यहाँ पे वैसे ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके आसपास सर्कल्स बनाती है. इस तरह से होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है. फिर आंसर ई जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. आंसर ई यहाँ पे it is right. These are field lines outside and inside the bar magnet. जैसे कि हमने बात की थी कि ये जो ई फिगर में जो दिखाया है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि बार मैग्नेट से बाहर निकल रही है और बार मैग्नेट में अंदर एंटर हो रही है. नॉट
ऑल फील्ड लाइंस एमिनेट आउट ऑफ द नॉर्थ पोल और कन्वर्ज इनटू द साउथ पोल। जैसे कि आप उस फिगर में देख पा रहे हो कि सारी की सारी फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल में से निकल नहीं रही है, या फिर सारी की सारी फील्ड लाइंस साउथ पोल में जा नहीं रही है। देखिए यहाँ पे इस फिगर को देखिए, अब देखिए कुछ फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है, नॉर्थ पोल तो यहाँ पे है राइट, लेकिन कुछ फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है और कुछ फील्ड लाइन यहाँ पे जा रही है। ये साउथ पोल है, इसमें फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन कुछ आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइड में भी जा रही है और साइड में से निकल रही है राइट। इसका मतलब कि हर एक फील्ड लाइन वो नॉर्थ में से निकल रही है और साउथ में जा रही है, ऐसा नहीं है। जबकि चार्ज के केस में ऐसा ही होता है कि सारी के सारी फील्ड लाइंस एक पॉइंट चार्ज में से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज में से निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। ओके, अब आगे बात करते हैं इसमें। अराउंड बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल द नेट फ्लक्स ऑफ द फील्ड इज जीरो। आप कोई भी पोल ले लीजिए यहाँ पे, तो आपको नेट फ्लक्स जो है वो जीरो मिलेगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन एंटर होगी, कोई भी सरफेस आप नॉर्थ पोल के पास रखिए, साउथ पोल के पास रखिए, तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर होगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि नेट फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट फिगर, जो कि है यहां पे। देखिए ये फिगर देखिए, यहां पे ये फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पे ये फील्ड लाइंस ऐसे सर्कल बना रही है। ये एम्प्टी स्पेस की फिगर है। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये फिगर उस तरह से बिल्कुल गलत है। यहां साइड में ये जो फील्ड लाइन की क्लोज लूप बताई है, ये तो मैग्नेट में भी पॉसिबल नहीं है और इलेक्ट्रिक में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ऐसा क्लोज लूप तभी बन सकता है जब इसमें से कोई वायर, कंडक्टिंग वायर, और वो भी करंट लेके पास ना हो रहा हो। अगर कोई करंट कैरिंग वायर ऐसे यहां पे हो और उसमें से करंट इस पेज के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर आ रहा हो, अंदर से ऐसे बाहर की ओर, यानी कि नीचे से ऐसे ऊपर की ओर जा रहा हो, तभी इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉसिबल है। एम्प्टी स्पेस में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है, ना ही ये पॉसिबल है राइट। तो ये दोनों टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है, अदर देन करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग वायर हो तो। और रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वैसे भी कभी क्लोज लूप बनाती नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, एम्प्टी स्पेस हो या कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो इस तरह से ये फिगर बिल्कुल गलत है। जरा इसका भी आंसर समझ लेते हैं हम। This figure is wrong. Magnetic field lines, like electric field lines, can never cross each other because otherwise the direction of field at the point of intersection is ambiguous. यानी कि अगर आप दो फील्ड लाइन को क्रॉस होते हुए बताओगे, तो जहां पे क्रॉस हो रही है वहां पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन एम्बिग्यूस रहेगी, क्लियर नहीं हो पाएगी। दो डायरेक्शन आपको मिलेगी। अब दो डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे किसी भी फील्ड की नहीं होती, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ना तो मैग्नेटिक फील्ड की। देयर इज फर्दर एरर इन द फिगर। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप अराउंड एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस के आसपास मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। अ क्लोज लूप ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मस्ट एनक्लोज अ रीजन अक्रॉस विच अ करंट इज पासिंग। अगर करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना सकती है। By contrast, electrostatic field lines can never form closed loops, neither in empty space nor when the loop encloses any charges. तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो क्लोज लूप वैसे भी किसी तरह से पॉसिबल नहीं, ना तो एम्प्टी स्पेस में या फिर आप कोई चार्ज को एनक्लोज कर लो तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों ही फील्ड लाइन के लिए ये जो फिगर है वो गलत है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर, ये एफ। यहां पे देखिए ये कुछ प्लेट जैसा लग रहा है राइट, ये भी एक प्लेट जैसा लग रहा है, और आप देख पा रहे हो कि इस प्लेट पे से फील्ड लाइंस ऐसे दूसरी प्लेट की ओर आ रही है राइट। और यहां पे
प्लेट में से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की ओर जा रही है और यहाँ पे प्लेट में फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रही है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना रही। अगर मैं ऐसा मान भी लूं कि ये जो फील्ड लाइन है वो ऐसे जाके यहाँ पे आ रही है तो भी यहाँ पे ये क्लोज लूप नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे थोड़ी जा रही है, वापिस आ रही है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन का कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। दूसरी तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप अगर यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस ले लो तो उस क्लोज सरफेस के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसा सोचें कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो ये बात कुछ समझ में आ सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है। इस तरह से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की ओर जा रही है और उसी तरह से ये नेगेटिव प्लेट है तो ये फील्ड लाइंस ऐसे नेगेटिव प्लेट में अंदर की ओर जा रही है, राइट। तो ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नहीं। चलिए इसका आंसर भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। रॉन्ग, these field lines cannot possibly represent magnetic field lines. Look at the upper region. All the field lines seem to emanate out of the shaded plate. यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती क्योंकि अगर आप अपर रीजन की प्लेट देखें, ऊपर की प्लेट देखें तो सारी की सारी फील्ड लाइन उसी प्लेट में से एनिमेट होती हुई दिख रही है, उसमें से निकलती हुई दिख रही है। The net flux through a surface surrounding the shaded plate is not zero. यानी कि उस प्लेट के आसपास अगर आपको एक सरफेस सोचें तो उस सरफेस के साथ लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स जीरो नहीं हो रहा। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि भाई क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ना हो रहा हो। द गिवन फील्ड लाइंस इन फैक्ट shows the electrostatic field lines around a positively charged upper plate and negatively charged lower plate. The difference between figure 5.7e and 5.7f should be carefully grasped. यानी कि ये जो फील्ड लाइन है इनफैक्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के लिए प्रॉपर है अगर हम ऊपर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और नीचे की जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज सोचे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर सी। ये सी फिगर देखते हैं। देखिए यहां पे इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई हुई है। अब देख पा रहे हो कि ये क्लोज लूप बना रही है। तो पहली बात तो ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के तौर पे सोचें तो ये टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है। वैसे भी यहाँ पे इस तरह से ऐसे ये सर्कल्स जो बनाए गए हैं वो आई थिंक के करंट कैरिंग लूप्स हैं। ये इसके ऊपर आप जानते हो कि टॉरॉइड के ऊपर करंट कैरिंग वायर ऐसे लगाया जाता है जो कि हर एक टर्न एक लूप का काम करता है। तो उस वजह से अंदर टॉरॉइड के अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ भी होनी चाहिए, इस करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल पास से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है। तो इस तरह से इस पूरे रीजन में यहां से लेके यहां तक के इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टॉरॉइड के लिए एग्जैक्ट फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन अ टॉरॉइड। यानी कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो टॉरॉइड के अंदर कन्फाइन हुई बताई है। नथिंग रॉन्ग हियर इन फील्ड लाइंस फॉर्मिंग क्लोज लूप सिंस ईच लूप एनक्लोजेस अ रीजन अक्रॉस विच अ करंट पासेस। यानी कि यहाँ पे हर एक फील्ड लाइन करंट कैरिंग वायर से एनक्लोज्ड हुई दिख रही है। नोट फॉर क्लैरिटी ऑफ फिगर
Only a few field lines within the toroid have been shown. Actually, the entire region enclosed by the windings contains magnetic field. यही बात हमने भी डिस्कस करी थी कि यहाँ पे जो फील्ड लाइन दिखाई है वो कम फील्ड लाइंस दिखाई है. दरअसल वाइंडिंग के अंदर का पूरा जो रीजन है वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भरा हुआ होना चाहिए था. चलिए अब देखते हैं इसके बाद की फिगर, यानी कि ये डी फिगर. देखिए यहाँ पे ये फील्ड लाइंस एकदम स्ट्रेट दिख रही है, यानी कि ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं. अब ऐसा हम वैसे सोलोनॉइड के बारे में सोच सकते हैं. अगर ये सोलोनॉइड के ऊपर वाइंड किया हुआ वायर है तो आप जानते हो जब इसमें से करंट पास होता है तो उसके अंदर एकदम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है. लेकिन ये जो बात है यहाँ पे दिखाई हुई है कि बाहर निकलने के बाद भी फील्ड लाइंस ऐसे स्ट्रेट है, या फिर यहाँ की बात करें कि ये अंदर आते हुए भी ये फील्ड लाइन स्ट्रेट है, ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि सोलोनॉइड में यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे फैल जाती है, यहाँ भी फील्ड लाइंस ऐसे फैल जाती है, यहाँ भी ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे बाहर से अंदर आती है. इस तरह से ऐसे स्ट्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दरअसल क्लोज लूप बनाना होता है. तो ये फील्ड लाइन इस तरह से बाहर निकल के ऐसे क्लोज लूप्स बनाती है, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ये हो नहीं सकती, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नहीं होती. तो इस तरह से ये पूरी फिगर गलत है. इसका आंसर जरा हम इस तरह से मेंशन कर लेते हैं. रॉन्ग. फील्ड लाइन ड्यू टू सोलोनॉइड at its end and outside cannot be so completely straight and confined. जैसे कि हमने बात की कि सोलोनॉइड के एंड्स के ऊपर इनसाइड और आउटसाइड जो फील्ड लाइंस हो कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं हो सकती. Such a thing violates Ampere's law. The lines should curve out of both of the ends and meet eventually to form a closed loop. यानी कि दोनों एंड से जो लाइन है वो कर्व होके और पूरा एक कंप्लीट क्लोज लूप बनाती होनी चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है. चलिए इसके बाद की फिगर देखते हैं, और ये है फिगर जी, ये वाले. यहां पे आपको क्लियरली नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया हुआ है. तो इस तरह से ये एक यू शेप का मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. और यहां पे इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई हुई है. तो वापस हमारा आंसर यहां भी वही आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे यहां पे स्ट्रेट हो वो तो सही है, लेकिन यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है, थोड़ी सी कर्व होती है. इस एज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से कर्व भी बनाती है, ऐसे इस तरह से. राइट. बिल्कुल यहीं से नॉर्थ पोल में से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, ऐसा नहीं होता है. थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से भी जाती है, ऐसे. ऑलराइट. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की राइट फिगर नहीं है. इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे नहीं हो सकती. अगर ये माने कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे थोड़ा सा कर्व तो बनाती है. बिल्कुल स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह से ये फिगर गलत है. चलिए इसका आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं. रॉन्ग. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पोल पीसेज cannot be precisely straight at the ends. Some fringing of lines is inevitable. Otherwise, Ampere's law is violated. This is also true for electric field lines as well. जैसे कि हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो पोल के बीच में प्रिसाइजली स्ट्रेट नहीं हो सकती. कुछ फील्ड लाइंस तो ऐसे बाहर की ओर जाना इनएविटेबल है, होना ही चाहिए, मीन्स राइट. अदरवाइज एम्पियर लॉ वायलेट होता है. और यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए भी सही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी कुछ लाइंस तो ऐसे बाहर की ओर जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिखा है. तो इस तरह से एकदम पैरेलल और कोई भी फील्ड लाइन बाहर ना जा रही हो, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह से ये फिगर भी गलत है. अब देखते हैं एग्जाम्पल 5.7. ए. मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो the direction at every point along which a small magnetized needle aligns at the point. Do the magnetic field lines also represents the lines of force
ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कहीं भी एक मैग्नेटाइज नीडल रखें तो ये मैग्नेटिक नीडल उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, राइट? ये बात आप जानते ही हो। मगर क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइंस ऑफ फोर्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं? यानी कि क्या हम उसके ऊपर एक चार्ज को रख दें तो चार्ज उसके ऊपर मूव करेगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आप कोई चार्ज रख दें तो वो फील्ड लाइंस के ऊपर ही मूव करेगा, क्योंकि उसे फील्ड लाइन के ऊपर फोर्स लगता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं होता। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई मूवेबल चार्ज रख दो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जाता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज को फोर्स लगता है उसका इक्वेशन है F इजकल टू क्यू इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B। यानी कि जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे में चार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में तो कहां से जा सकता है? तो इस लाइन को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह सकते। इसका आंसर भी मैं वेरीफाई करवा देता हूं आपको। नो, द मैग्नेटिक फोर्स is always normal to magnetic field B as per the equation force F is equal to Q V cross B। ये वेक्टर V है और ये वेक्टर B है। It is misleading to call magnetic field lines as lines of force। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो इस इक्वेशन से लगता है, मैग्नेटिक फोर्स F is equal to Q V cross B। तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहना वो गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ टोरॉइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। व्हाई? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसे आप टोरॉइड के कोर में यानी कि टोरॉइड के अंदर के हिस्से में एंटायरली कन्फाइन कर सकते हो, यानी कि पूरा का पूरा कन्फाइन कर सकते हो, पूरा का पूरा उसके अंदर पैक कर सकते हो, बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? देखिए, आंसर बिल्कुल सिंपल है। टोरॉइड के अंदर एक पूरी रिंग बन जाती है, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना क्लोज लूप बना लेती हैं, राइट? इस तरह से अगर आप टोरॉइड में किसी भी पॉइंट पे अगर एक सरफेस रखें तो उस सरफेस के साथ लिंक होने वाला पूरा फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही होगी, दूसरी तरफ से निकल जा रही होगी, इसलिए फ्लक्स उसका जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड में एंड पॉइंट्स हैं। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सोलेनॉइड में कन्फाइन करना चाहें तो एंड पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई या अंदर जाती हुई दिखा नहीं सकते। तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्लोज लूप बनेगा ही नहीं, राइट? तो ये बात पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी तरह से इसे समझाऊं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम दोनों एंड पे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर ना निकलने दे ऐसा सोचें तो ऐसे सोलेनॉइड के केस में आप मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं बता सकते। अगर आप क्लोज सरफेस लें जिसका एक पोर्शन सोलेनॉइड के अंदर और दूसरा पोर्शन सोलेनॉइड से थोड़ा सा बाहर हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गई ऐसा तो बता सकते हो, लेकिन कहीं से बाहर नहीं निकली तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो क्लोज सरफेस के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स जीरो नहीं होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स हमेशा जीरो होना कंपलसरी है, राइट? तो इसका मतलब यह हुआ कि सोलेनॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कन्फाइन नहीं कर सकते। इसका आंसर मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं यहां पे। इफ फील्ड लाइंस वेर एंटायरली कन्फाइंड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए स्ट्रेट सोलेनॉइड द फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन एट ईच एंड वुड बी नॉन जीरो। यानी कि अगर हम
सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पूरा का पूरा कन्फाइन कर ले, ऐसा सोचें, तो सोलोनॉइड के दोनों एंड पे जो फ्लक्स है वो नॉन जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. बट द फ्लक्स ऑफ फील्ड बी थ्रू एनी क्लोज सरफेस मस्ट ऑलवेज बी जीरो. For a toroid, this difficulty is absent because it has no ends. यानी कि किसी क्लोज सरफेस के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है उसे कैलकुलेट करें तो उसे जीरो होना ही चाहिए. तो सोलोनॉइड में तो ये पॉसिबल नहीं है. बट टोरॉइड की अगर बात करें तो टोरॉइड में ये बात पॉसिबल हो पा रही है कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस टोरॉइड के कोर के अंदर कन्फाइन हो जा रहा है, क्योंकि टोरॉइड में कोई एंड ही नहीं है, कोई एंड पॉइंट है ही नहीं. इसलिए पूरे टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप आराम से बना पा रही है. तो इस वजह से टोरॉइड में कहीं भी अगर आप एक क्लोज सरफेस लो तो उसके साथ लिंक होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If magnetic monopoles existed, how would the Gauss's law of magnetism be modified? अगर मैग्नेटिक मोनोपोल होते तो गाउस लॉ को किस तरह से हमें मॉडिफाई करना पड़ता. देखिए, गाउसेस लॉ अभी क्या बता रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमेशा जीरो होता है. लेकिन अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो ऐसे में किसी भी क्लोज सरफेस के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो नहीं भी हो सकता था. और इतना ही नहीं, अगर हम मैग्नेटिक मोनोपोल को किसी क्लोज सरफेस के अंदर ले लेते तो ऐसे में उसके साथ लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो म्यू जीरो इंटू क्यू एम, जहां पे क्यू एम यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल की पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय म्यू जीरो. तो म्यू जीरो इंटू क्यू एम जितना टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के साथ लिंक होता अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक मोनोपोल होता. जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने जो बात की थी, अगर हम किसी क्लोज सरफेस के अंदर Q जितना चार्ज ले लें तो उसके साथ लिंक होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस क्लोज सरफेस के साथ लिंक होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है. अगर हम ऐसा मैग्नेटिक मोनोपोल ले लें और उस मोनोपोल की पोल स्ट्रेंथ को हम QM कह दें तो ऐसे में सीधी सी बात है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उस क्लोज सरफेस के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो म्यू जीरो इंटू QM जितना हो जाएगा. राइट. तो इतना मॉडिफिकेशन हमें गाउस लॉ में करना पड़ता. मैं ये आंसर भी आपको वेरीफाई करवा देता हूं. देखिए, Gauss's law of magnetism state that the flux of magnetic field B through any closed surface is always zero. That means integration on the closed surface B dot delta S is always zero. If monopole existed, the right hand side would be equal to the monopole means magnetic charge QM enclosed by the surface S. यानी कि मैग्नेटिज्म का गाउसेस लॉ जो है वो ये बताता है कि ये इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होता है. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर क्लोज सरफेस के साथ लिंक है तो वो टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो होता है. अगर मैग्नेटिक मोनोपोल होता तो इसकी जो राइट हैंड साइड है जो कि अभी जीरो है वो जीरो नहीं रहती और वो मैग्नेटिक मोनोपोल के पोल स्ट्रेंथ यानी कि उसका जो मैग्नेटिक चार्ज है QM के प्रोपोर्शन में होती. यहां पे वैसे लिखा है कि इट विल बी इक्वल टू QM, बट QM के इक्वल नहीं बट उसके प्रोपोर्शनल में होती. एनक्लोज बाय द सरफेस यानी कि सरफेस के अंदर जितना भी मैग्नेटिक चार्ज हो यानी कि जितनी भी उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो उसके प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स होता. राइट. दिस इज एनालोगस टू गाउसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो गाउस लॉ है उसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें, उसके मुताबिक अगर हम इसे बनाएं इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा दैट इंटीग्रेशन ऑन द होल सरफेस B डॉट डेल्टा S विल बी इक्वल टू म्यू जीरो इंटू QM, वेयर
Qm is magnetic charge or say the pole strength of the magnet, right? Where Qm is the monopole or say magnetic charge enclosed by the surface S. तो इस तरह से गाउस लॉ नए से हमें बनाना पड़ता अगर हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता होता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी, डज ए बार मैग्नेट exert a torque on itself due to its own field? Does one element of a current carrying wire exert a force on another element of the same wire? यानी कि क्या एक बार मैग्नेट अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क महसूस करता है? क्योंकि बार मैग्नेट खुद अपने ही मैग्नेट फील्ड में होता है, तो क्या अपने ही मैग्नेटिक फील्ड से बार मैग्नेट को टॉर्क महसूस होता है? और दूसरा कि क्या किसी करंट कैरिंग वायर में कोई एक एलिमेंट जो है, उसके करंट कैरिंग वायर का एक एलिमेंट जो है वो उसी वायर के दूसरे एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगा सकता है? एक करंट कैरिंग वायर का एक एलिमेंट उसी वायर के दूसरे एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगा सकता है? अब इसके दो आंसर आएंगे, एक आएगा ना और दूसरा आएगा हां। देखिए पहला आंसर ना है कि किसी भी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में उस बार मैग्नेट को या फिर उस बार मैग्नेट के किसी भी एक छोटे से एलिमेंट को फोर्स नहीं लगता है और ना ही उसे टॉर्क भी लगता है। तो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में खुद बार मैग्नेट को ना तो फोर्स लगेगा ना तो टॉर्क लगेगा। बट अगर हम कोई करंट कैरिंग वायर ले ले तो उस करंट कैरिंग वायर का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर फोर्स भी लगा सकता है और अगर एंगल वगैरह सही हो तो टॉर्क भी लगा सकता है, राइट? करंट कैरिंग वायर के एक एलिमेंट का फोर्स दूसरे वायर के ऊपर, दूसरे एलिमेंट का फोर्स पहले वायर के ऊपर लगता है और इस वजह से टॉर्क भी उसके ऊपर लग सकता है। ये आंसर भी वेरीफाई करवा दूं आपको। नो, देयर इज नो फोर्स और टॉर्क ऑन एन एलिमेंट ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट एलिमेंट इटसेल्फ। यानी कि एक एलिमेंट से प्रोड्यूस होने वाले फील्ड में उस एलिमेंट को खुद को ना तो फोर्स लगता है ना तो टॉर्क लगता है। बट देयर इज ए फोर्स और टॉर्क ऑन एन एलिमेंट ऑफ द सेम वायर। लेकिन अगर कोई एक ही वायर है तो उसका कोई एक एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट को, उसी वायर के दूसरे किसी एलिमेंट को फोर्स भी लगा सकता है और टॉर्क भी लगा सकता है। फॉर द स्पेशल केस ऑफ अ स्ट्रेट वायर दिस फोर्स इज जीरो। वैसे अगर आपने स्ट्रेट वायर लिया हुआ है तो ऐसे में एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के ऊपर फोर्स और टॉर्क दोनों ही जीरो रहेंगे अगर स्ट्रेट वायर है। लेकिन अगर कर्व्ड वायर, खासतौर पे अगर माने कि यू टाइप का वायर है तो यहाँ यू टाइप का वायर है तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका फोर्स यहाँ के एलिमेंट के ऊपर लगेगा और इवन टॉर्क भी लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। E, magnetic field arises due to charges in motion. Can a system have magnetic moments even though its net charge is zero? यानी कि आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज जब मोशन में होते हैं उस वजह से प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज मोशन में है तो उस वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये आप जानते हो। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट भी उसकी होगी। बट हमें यह पूछा है कि क्या हम ऐसी कोई सिस्टम सोच सकते हैं कि जिसमें नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद उसमें मैग्नेटिक मोमेंट हो। उसका नेट चार्ज जीरो लेकिन फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट हो। आंसर है कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादातर सिस्टम जो कि मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि आप एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ले लो, आप एक करंट कैरिंग रिंग ले लो, सोलोनॉइड ले लो या टॉरॉइड ले लो, इन सभी में जो नेट चार्ज है वो जीरो ही होता है ना। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर में चार्ज कौन है? एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा उसका आयन, पॉजिटिव आयन,
जब कंडक्टर आप लेते हो तो कंडक्टर में एटम में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वहां पे रह जाता है एक पॉजिटिव आयन। तो टोटल चार्ज जो कंडक्टर का है वो कितना हुआ? 0। तो ज्यादातर सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो 0 ही हो जाता है। तो इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादातर तो प्रोड्यूस होती है। इसका आंसर भी वेरीफाई करवा देता हूं मैं आपको। यस, द एवरेज ऑफ द चार्ज in the system may be zero, yet the mean of the magnetic moments due to various current loops may not be zero। यानी कि एवरेज चार्ज जो है पूरी सिस्टम का वो जीरो हो सकता है, लेकिन फिर भी अलग अलग करंट लूप्स की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होती है उसका मीन यानी कि उसकी एवरेज जो है वो नॉट जीरो भी हो सकती है। We will come across such examples in connection with paramagnetic material where atoms have net dipole moment though their net charge is always zero। हम आगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में समझेंगे, तब आप जानोगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो नेट चार्ज है वो जीरो होता है, लेकिन फिर भी उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होती है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं बच्चों। आशा है कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं बता दूं कि इन सभी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड करके उसमें से नोट डाउन कर सकते हो। सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।